नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर रुबाइयां, जो कि फिराक गोरखपुरी जी द्वारा लिखा गया है। और ये जो रुबाइयां हैं, इसमें ये एक फारसी छंद होते हैं और इसमें पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति जो है एक जैसी मात्राओं पर समाप्त होती है और जो अंतिम पंक्ति होती है उसमें स्वतंत्र छंद होता है। तो ये बहुत ही प्यारी पंक्तियां यहाँ पर रुबाइयों की लिखी गई हैं यहाँ पर फिराक गोरखपुरी जी द्वारा। उसके बाद कुछ गजलें भी इनकी हैं जिनको हम आगे अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी। अगर आपके पास बुक है तो अपनी बुक खोल लीजिए और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई जा रही हैं। और बिल्कुल कुछ कठिन शब्द भी इसमें आएंगे तो उनके अर्थ भी आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है, कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप अपनी कक्षा में बिल्कुल खड़े होकर हैंड रेज कर सकते हैं, सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज कर सकते हैं और अपनी सारी समस्याएं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर फिराक गोरखपुरी जी द्वारा लिखा गया रुबाइयां। कि जब भी हम अपना कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले कवि का नाम, कविता का नाम जरूर याद करते हैं। तो यहाँ पर कवि है फिराक गोरखपुरी जी और कविता है रुबाइयां और गजल। ठीक है, तो पूरा नाम है इनका रघुपति सहाय फिराक। पूरा नाम है रघुपति सहाय फिराक और फिराक की इन्हें उपाधि दी गई है। जो रघुपति सहाय जी हैं, इनका जन्म 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद में शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित, पर स्वराज्य आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक रहे हैं। तो इस तरह से इनका जो जन्म है और इनकी शिक्षा है वो हमने यहाँ पर पढ़ी। रचनाएं कुछ यहाँ पर हमने लिखी हैं, जैसे गुले, नगमा, बजमे जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। सम्मान गुले नगमा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। और इनका निधन 1983 में हुआ। तो ये फिराक गोरखपुरी जी का जीवन परिचय हमने यहाँ पर पढ़ा। अब हम कुछ बातें यहाँ पर जो हम अपनी रुबाइयां पढ़ रहे हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पाठ प्रवेश सबसे पहले यहाँ पर है। तो उर्दू साहित्य का बड़ा हिस्सा, यानी कि उर्दू साहित्य का एक बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है। जो उर्दू साहित्य है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष में बहुत कम उभर कर आए हैं। यानी कि इसमें जो लेखक हैं वो लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष में बहुत कम उभर कर आए हैं। इसमें नजीर अकबराबादी, लाफ्ता इल्ताफ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इन रिवायत को तोड़ा है, उनमें एक प्रमुख नाम है फिराक गोरखपुरी का भी। यानी कि जो उर्दू साहित्य है उसमें ज्यादातर चीजें रोमानियत से जुड़ी हुई है, रहस्यों से जुड़ी हुई है और शास्त्रीयता से जुड़ी है, लेकिन लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष में यहाँ पर बहुत कम इनके साहित्यकार हैं। लेकिन यहाँ पर इन सभी
चीजों को, जो नाजिर अकबराबादी हैं, इल्ताफ हुसैन हाली हैं, इन जैसे कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा और इनमें एक और नाम है, वो है फिराक गोरखपुरी का। तो क्या कुछ इन रुबाइयों के बारे में बताया गया है कि फिराक गोरखपुरी की जो रुबाइयां हैं वो हिंदी का एक घरेलू रूप दिखाती हैं, यानी कि हिंदी का जो एक घरेलू रूप है वो दिखाती हैं। इनकी जो भाषा है सहज है और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है, यानी कि जब इनके जो प्रसंग है उसमें जो बात आती है वो बिल्कुल इस तरह से है जैसे सूरदास के साहित्य में जो वात्सल्य का वर्णन किया गया है श्री कृष्ण भगवान का, बिल्कुल वही सादगी इनके वात्सल्य में भी दिखाई देती है। लोका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, गेसुओं में कंघी करना, नर्म दमक, रूपवती मुखड़ा, जिंदिया या बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं, यानी कि इनके कुछ विलक्षण प्रयोग हैं। हिंदी उर्दू लोक भाषा के अनूठे बंधन जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। माँ आईना हाथ में लेकर बच्चे को बहला रही है, देख आईने में चांद का टुकड़ा उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद ही है, कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला, रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठे छमा से पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं। दीपावली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की चमक रहे लच्छे, रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है, रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। रक्षाबंधन सावन में आता है, सावन को जो संबंध झीनी झटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई और बहन का भी है। तो ये था पूरे पाठ का प्रवेश, यानी कि पाठ में जो कुछ बताया गया है, जो कुछ समझाया गया है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। आगे देखते हैं, हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ रुबाइयां जो है पढ़ेंगे और उसके बाद हम उनका भावार्थ आपको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले रुबाइयां होती क्या हैं? तो ये मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि रुबाइयां होती क्या है। रुबाइयां उर्दू और फारसी का एक छंद लेखन शैली है, छंद है या एक लेखन शैली आप इसको कह सकते हैं, जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। ठीक है, हर एक रुबाई में 4 पंक्ति होती है। पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में तुक काफिया यानी कि तुकाफिया, तुक मिलाया जाता है, और तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है, यानी कि पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकबंदियां होती है। तुकबंदियां यानी कि एक जैसे शब्द आपको मिलेंगे, यानी कि वो खत्म जो है एक जैसी मात्रा पर होंगे। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था। और जो अंतिम छंद होगा वो क्या होगा? स्वच्छंद होगा, यानी कि उसमें कोई भी ऐसी तुकबंदी नहीं की गई होगी। तो शुरू करते हैं हम अपने पहली रुबाई को। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रहकर हवा में जो लोका देती, गूंज उठती खिलखिलाते बच्चे की हंसी। गूंज उठती खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो देखिए क्या यहाँ पर बता रहे हैं फिराक गोरखपुरी जी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है, जो पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने माँ और बच्चे के बीच का जो आपसी प्रेम है और विश्वास है, विश्वास कैसा, क्या कह रहे हैं कि गूंज उठती है, जब रह रहकर हवा में जो लोका देती, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यानी कि जब माता अपने बच्चे को इस तरह से गोदी में लेकर उसे ऊपर उछाल रही है, तो बच्चे को गिरने का डर नहीं है, उसको गिरने का डर नहीं हो रहा है, उसको मजा आ रहा है, उसको खुशी हो रही है, क्योंकि उसको विश्वास है अपनी माता पर। उसको विश्वास है कि उसकी माता उसको कभी भी गिरने नहीं देगी। तो यहाँ पे क्या होता है,
कवि यहाँ पर क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े यानी कि अपने नन्हे से बच्चे को लेकर खड़ी है। देखिए बच्चों का जो सुंदर चेहरा होता है ना, उनकी जो प्यारी सी मुस्कान होती है, वो उस जैसे हम चांद को देखते हैं ना, तो हम उसको देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। चांद की सुंदरता पर हम मुग्ध हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो उसकी सुंदरता पर हम मुग्ध हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब आंगन में अपने चांद के टुकड़े को लिए हुए माँ खड़ी है और उसे क्या करती हैं? झूला झुलाती हैं। यानी कि यहाँ पर कवि ने यहाँ पर जो माँ है और बच्चा जो है उनके बीच, देखिए आप इस जो भावार्थ हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं भावार्थ को। तो माँ और बच्चे के आपसी प्यार और विश्वास का अद्भुत चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि माँ अपने घर के आंगन में अपने चांद को यानी कि अपने नन्हे से बच्चे को लेकर खड़ी है और वह उसे यानी कि उस बच्चे को अपने हाथों से क्या करती है? झूला झुलाती है। क्या कहते हैं? हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। यानी कि कभी उसे हाथों से झूला झुलाती है तो कभी उसको अपनी गोद में भर लेती है और फिर क्या कहते हैं? कभी उसे हवा में उछाल देती है। देखिए आप देख सकते हैं चित्र भी कितने प्यारे से हैं। इस तरह से माँ अपने बच्चे पर अपना प्यार लुटाती है। तो कभी रह रहकर हवा में जो लोका देती, यानी कि कभी कभी उसे जब हवा में ऊपर उछालती है और झट से फिर से पकड़ लेती है। और माँ के इस प्यार और इस दुलार से यानी कि बच्चा बिल्कुल भी डरता नहीं है। उसके प्यार और दुलार से बच्चा बहुत खुश होता है और खिलखिलाकर हंस देता है, मुस्कुराता है और उसी हंसी से पूरा घर, पूरा आंगन गूंज उठता है। तो बहुत ही प्यारी पंक्तियां, बहुत ही सुंदर पंक्तियां, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि कभी कभी जब उसे हवा में ऊपर उछाल कर झट से पकड़ लेती है तो माँ के इस प्यार और दुलार से बच्चा खुश होता है और खिलखिलाकर हंस देता है और उस नन्हे बच्चे की हंसी से ये पूरा घर, ये पूरा आंगन गूंज उठता है। नहला के छलके निर्मल जल से, देखिए कितनी प्यारी पंक्तियां यहाँ पर प्रयोग की गई है गोरखपुरी जी द्वारा। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से माँ प्यार से अपने बच्चे को नहलाती है, उसको प्यार से कपड़े पहनाती है, प्यार से उसके बालों में कंघी करती है। तो नहला के छलके निर्मल जल से। तो कवि कहते हैं कि माँ द्वारा अपने बच्चों को नहलाने और यहाँ पर जो 4 पंक्तियां हैं इसमें क्या करती हैं कि सुंदर सुंदर जल से क्या करती हैं? उनको कपड़े पहना, उसको नहलाती है छलके जल से, यानी कि एकदम बिल्कुल प्यारा सा सॉफ्ट सा पानी, ना तो ज्यादा ठंडा ना तो ज्यादा गर्म पानी लेती है और उससे उसको नहलाती है। और इससे क्या होता है? बच्चा उनको प्यार से देखता है, यानी कि जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े, तो जब पहले वो नहाते वक्त वो थोड़ा सा रो रहा होता है, लेकिन जब माँ उसको अपने घुटनों पर लेकर कपड़े पहनाती है, जब माँ अपने घुटने के बीचों बीच लेकर उसे कपड़े पहनाती है, उसके बालों पर कंघी करती है, तो बड़े प्यार से वो अपनी माँ का चेहरा देखता है। तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। बहुत ही छोटी छोटी ये पंक्तियां हैं, बहुत ही प्यारी सी ये पंक्तियां हैं, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए तो क्या भावार्थ है? बिल्कुल वही कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने माँ द्वारा अपने नन्हे बच्चे को नहलाने व उसके उलझे बालों को सवार कर उसे कपड़े पहनाने का सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि माँ बच्चे को साफ पानी से नहलाती है। साफ पानी, जैसे कि मैंने कहा था ना कि क्या लिखा था यहाँ पर
छलके छलके यानी कि जो साफ सुथरा पानी होता है, ना तो ज्यादा गर्म होता है ना ही ज्यादा ठंडा होता है, ऐसे साफ सुथरे जल से उसे नहलाती हैं। उसके छोटे, क्योंकि छोटे बच्चों के बाल जो होते हैं उसको जल्दी से काटते नहीं है, तो उनके जो बचपन के बाल होते हैं, जब वो पैदा होते हैं उस समय के वो बाल होते हैं, तो वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। और माँ उन उलझे हुए बालों को कंघी करती है, उन्हें सुलझाती है, उन्हें संवारती है। और जब माँ उसे प्यार से अपने घुटनों के बीच खड़ा करती है और उसको कपड़े पहनाती है, तो बच्चा भी बड़े प्यार से अपनी माँ के चेहरे की ओर देखता है। दिवाली की शाम, घर पुते और सजे। दिवाली की शाम, घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपमती मुखड़े पर एक नर्म दमक। वो रूपमती मुखड़े पर एक नर्म दमक, बच्चे के घरोंदे में जलाती है दिए। बच्चे के घरोंदे में जलाती है दिए। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा था, आप एक चीज देख रहे होंगे अभी तक, जितने भी हमने यहाँ पर रुबाइयां अभी तक पढ़ी है, शुरू से देख लीजिए, क्योंकि जो भी चीज हमने यहाँ पर रुबाइयों के विषय में बताई थी वो हम क्लियर कर रहे हैं कि क्या कुछ हमें यहाँ पर रुबाइयों के विषय में बताया गया था। तो हमें बताया गया था इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति जो है वो क्या होती है, सेम मात्रा, यानी कि उसकी मात्रा जो होती है वो सेम होती है। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकबंदी होती है। तुकबंदी यानी कि एक जैसे साउंड, एक जैसे जो साउंड्स आते हैं उनको तुक कहते हैं, तुक मिलाना। तो जैसे आप देखिए पहली पंक्ति देख रहे हैं, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, ख अड़ी, ई की मात्रा, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। बिल्कुल वही तुकबंदी। रहकर हवा में जो लोका देती है, अलग है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति में तुकबंदी है, और पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकबंदी है, और तीसरी जो पंक्ति है वो स्वतंत्र छंद है। ठीक है, जो आपका तीसरी जो पंक्ति है वो क्या है, स्वतंत्र छंद है। इसी तरह से अगला आप देखेंगे, अगली रुबाइया जो हमने यहाँ पर दी है, नहलाकर छलके छलके निर्मल जल से। नहलाकर छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुई केसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े। पहला, दूसरा, चौथा पंक्ति तुकबंदी होती है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र छंद होती है। क्लियर हो चुका है। रुबाइयों में क्या होता है, रुबाइयां फारसी भाषा की एक फारसी भाषा में लिखे गए छंद है, और जिसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो पहली और दूसरी होती है एक छंद शैली है, और जिसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति एक जैसी मात्रा पर खत्म होती है, यानी कि इनमें तुकबंदियां पाई जाती हैं। क्लियर हो चुका है ये। तो देखिए क्या हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, दिवाली की शाम घर पुते और सजे। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। वो रूपमती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरोंदे में जलाती है दिए। सजे, लावे और दिए, तीनों छंद शैली है, और जो तीसरा रुबाइया है, तीसरी पंक्ति है, वो आपका मुक्त छंद है। क्या कहा गया है यहाँ पर इन पंक्तियों में, तो इन पंक्तियों में कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, कवि कहते हैं
उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कि दीपावली की शाम घर में होने वाली जो खुशी का माहौल है उसमें उसका एक सजीव चित्रण यहाँ पर किया है कि दीपावली की जो शाम होती है उसमें चाहे वो फिर गरीब का घर हो, अमीर की हवेली हो, गरीब की झोपड़ी हो, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों, सबके घर में जो एक खुशी होती है उसका अपना अलग ही एक आनंद होता है, एक अलग ही मजा होता है। तो उसी खुशी का एक सुंदर चित्रण यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। और क्या कहते हैं, देखिए कवि कहते हैं कि दीपावली की शाम को अपने घर पुते यानी कि पुताई किए हुए होते हैं। कैसे होते हैं? पुताई किए हुए होते हैं। और वे सजे घर में, उस सजे हुए घर में माँ क्या करती है, उस सजे हुए घर में अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाती है। क्या करती है? चीनी मिट्टी के खिलौने लाती है और अपने बच्चे के लिए क्या करती है? जगमगाते हुए दिए लेकर आती है। देखिए जो त्योहार होते हैं ना, चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो या जन्माष्टमी हो, जब तक घर में बच्चों की रौनक नहीं होती, बच्चे उछल कूद नहीं करते या बच्चों के लिए जब तक खिलौने नहीं आते या बच्चों के लिए जब तक मिठाइयाँ नहीं आती, बच्चों के लिए जब तक नए कपड़े नहीं आते, तो त्योहार जैसा नहीं लगता। क्योंकि त्योहारों की रौनक जो होती है वो बच्चों से होती है। जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वहां पर त्योहारों की अलग ही रौनक होती है, क्योंकि बच्चे तैयार होकर पूरे घर में शोर मचाते हैं, कोलाहल करते हैं, बच्चों के लिए नए नए तरह के खिलौने आते हैं, बच्चों के लिए नए नए तरह के मिठाइयाँ आती हैं। तो ज्यादातर जो त्योहार होते हैं वो बच्चों के लिए ही, त्योहार सभी के लिए होते हैं, लेकिन उनका जो मजा होता है वो बच्चों के साथ ही आता है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि कवि कहते हैं कि दीपावली की शाम को अपने पुते घर में, पुते घर यानी कि पुताई किए हुए, यानी कि रंग रोगन किए हुए, यानी कि पेंट किए हुए और साथ ही सजे हुए। आपने देखा होगा दीपावली का त्योहार जब आने वाला होता है तो सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अपने घरों की साफ सफाई से लेकर, अपने घरों की रंगाई पुताई से लेकर, अपने घर के लिए नई नई चीजों की शॉपिंग से लेकर सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो क्या कहते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने और जगमगाते हुए दिए लेकर आई है। और क्या कहा है यहाँ पर? यहाँ पर क्या कहा है? वो रूपमती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चे के घर में घरोंदों में जलाती है दिए। यानी कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो शाम के समय जब वो पूरे घर में दिए जलाती हैं, कौन? बच्चे की माँ। जब वो शाम के समय पूरे घर में दिए जलाती है तो एक दिया वो बच्चे के, जो मिट्टी का घरोंदा बच्चे ने बनाया है, यानी कि अपने खेलने के लिए जो घरोंदा उसने बनाया है, वहां पर भी वो एक दिया जला देती है। और क्या करती है? उस दिए की झिलमिल रोशनी में, उस दिए की झिलमिल रोशनी में माँ का सुंदर चेहरा कोमलता और ममता की आभा से दमक उठता है। यानी कि वहां पर जब बच्चे के घर में, बच्चे के कमरे में वो इस तरह से दिया जलाती हैं तो उनका जो चेहरा होता है वो कोमलता और ममता की आभा से दमक उठता है, यानी कि और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है, और भी ज्यादा प्यारा हो जाता है। अगला है आंगन में ठुमक रहा, आंगन में ठुनक रहा जिदियाया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देकर कह रही माँ, दर्पण उसे देकर कह रही माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। कितनी प्यारी पंक्तियां यहाँ पर कवि के द्वारा कही गई है। आंगन में ठुनक रहा जिदियाया है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि बच्चा अपनी माँ से चांद को लेकर जिद कर रहा है, क्योंकि उसको चांद चाहिए, वो चांद को प्राप्त करना चाहता है। जब वो देख रहा है चांद को, आकाश में इतना सुंदर चांद निकला है, तो उस चांद के लिए अपनी माँ से वो जिद कर रहा है। और जब वो इस तरह से चांद के लिए जिद कर रहा है तो माँ क्या कर रही है? दर्पण उसे देकर कह रही माँ, देख आईने में
चांद उतर आया है। तो जब कवि कहते हैं कि बच्चा आंगन में मचल रहा है, घूम रहा है और जिद पे अड़ा हुआ है कि उसको आकाश का चांद चाहिए, उसको वो चांद चाहिए जो आकाश में चमक रहा है। और इसी बीच माँ बच्चे की जिद पर उसको एक दर्पण पकड़ा देती है, एक शीशा पकड़ा देती है और फिर उसे दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है। उस दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है और समझाती है। क्या समझाती है? माँ समझाती है कि देख, आंगन में चांद उतर आया है। कहती है, देखो आकाश का चांद दर्पण में उतर आया है, दर्पण में आ गया है। और दर्पण को देखकर बच्चा खुश हो जाता है, बच्चा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि बच्चे को वहां पर खुद का प्रतिबिंब भी दिखाई पड़ता है। और हर माँ के लिए उसका बच्चा चांद का टुकड़ा होता है। हर माँ अपने बच्चे से इतना ज्यादा प्रेम करती है कि चाहे वो देखने में कैसा ही हो, चाहे वो किसी भी तरह का बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, कमजोर हो, हेल्दी हो और रंग उसका कैसा भी हो, तो किसी भी माँ के लिए अपना बच्चा छोटा बड़ा या पतला मोटा गोरा काला नहीं होता। हर माँ के लिए अपना बच्चा चांद का टुकड़ा ही होता है। तो जब बच्चा बार बार इस तरह से जिद कर रहा है, आंगन में बैठा हुआ है और उस चांद को पाने की जिद कर रहा है, तो माँ कहती है कि ले, उसको शीशा पकड़ा देती है, आईना पकड़ा देती है और उस दर्पण में, उस आईने में चांद का प्रतिबिंब दिखता है। और चांद का प्रतिबिंब देखने के लिए जब बच्चा उसमें देखता है तो उसमें उसको अपना ही चेहरा यानी कि खुद का प्रतिबिंब भी दर्पण पर दिखाई देता है। और हर माँ के लिए उसका बच्चा चांद का टुकड़ा होता है। बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। और ये जो सारी पंक्तियां हैं, ये जब आपके एग्जाम होंगे तो आपके एग्जाम में ये आती हैं। आप ध्यान रखेंगे, आपके सैंपल पेपर्स, आपने कभी जो आपने लास्ट सेशन जो पेपर आया है, उससे लास्ट ईयर जो पेपर आया है, तो लगभग 8 से 10 सालों के जो आपके ये पेपर होते हैं, इनमें आप अगर देखेंगे तो आपके हर साल आपके इस तरह से किसी भी काव्यांश को उसमें दे दिया जाता है और उसमें आपको उसका भाव स्पष्ट करना होता है, उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, साथ ही कवि और कविता का नाम भी आपने याद रखना होता है। तो बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। हमारा अगली पंक्ति है, रक्षाबंधन की सुबह। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पर रक्षाबंधन के त्योहार और भाई बहन के प्यार भरे पवित्र रिश्ते का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि रक्षाबंधन की जो सुबह होती है वो मधुर और प्रेम भरी होती है। और क्योंकि रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है, तो सावन के महीने में आकाश में क्या होते हैं, हल्के हल्के बादल हमेशा ही छाए रहते हैं। हमेशा ही आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए होते हैं। और ये जो चमक होती है आकाश में, बिजली की जो चमक होती है, वही चमक भाई की राखी में भी होती है जो बहन उसे बांधती है। तो रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। तो जिस तरह से बादलों के बीच, क्योंकि रक्षाबंधन की मधुर और प्रेम भरी सुबह के समय, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली अर्थात मधुर और प्रेम से भरी हुई जो सुबह है, इसमें क्या है, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, यानी कि हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। और जिस तरह उन बादलों के बीच बिजली चमक रही है, ठीक उसी तरह राखी के लच्छे भी चमक रहे हैं। उन राखी के लच्छों के बीच जो एक चमकती हुई डोर होती है वो भी चमक रही है। और फिर बहन बड़े ही प्यार से इस राखी को अपने भाई के हाथ में बांधती है, इस राखी को अपने भाई के हाथ में बांधती है। और उस क्या होता है,
फिर बहन बड़े ही प्यार से चमकती राखी को अपनी भाई की कलाई पर बांधती है और फिर क्या होता है कि जो राखी के जो धागे होते हैं, राखी के जो लच्छे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो भी चमकने लगते हैं, वो भी बिल्कुल बिजली की तरह चमकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है और उस समय पर आकाश पर बादल छाए रहते हैं और बरसात होने की हमेशा ही पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। और जब बहुत सारे राखी के धागों को एक साथ बांधा जाता है तो उनको लच्छे के रूप में कहा जाता है। तो और उनके अंदर जो चमकीली तार होती है वो चमक रही होती है। तो इस तरह से कवि यहाँ पर रक्षाबंधन के इस प्यारे से त्योहार को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है, ये कविता जो है रुबाइयाँ, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये आपके फारसी शैली में लिखे गए छंद है, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे। और इस पाठ में कुछ देखिए भावार्थ हमने यहाँ पर पाठ का आप लोगों को क्लियर करवा दिया है। और अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आप क्लियर करेंगे। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर फिराक गोरखपुरी जी द्वारा पढ़ाई गई जो रुबाइयाँ हैं उनको पढ़ा और आपने देखा बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ पर थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फारसी शैली में लिखे गए छंद, फारसी के छंद शैली में लिखी गई जो कुछ पंक्तियां हैं उन्हें रुबाइयाँ कहा जाता है। और आपने देखा रुबाइयों की क्या यहाँ पर विशेषता होती है। तो इसमें जो पहला, दूसरा और चौथा जो लाइन होती है, चौथी जो पंक्ति होती है, ये सेम एक तरह से तुकबंदी इनमें होती है, सेम तरह की मात्राओं पर ये समाप्त होते हैं। और जो तीसरी पंक्ति होती है ये मुक्त छंद होता है, यानी कि एक अलग तरह की मात्रा इसमें होती है। तो इसको आप घर पर एक बार फिर से रिवाइज करें, जो भी भावार्थ मैंने आपको बताया है उसको लिखने का प्रयास करें, अपनी कॉपी में लिखें और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी करें। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर पाठ से होती है, कुछ समझ में नहीं आया है, जो कुछ आपको लगता है कि टफ है, तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा। बस आप अपनी परेशानियां हमारे साथ शेयर करें अपने नेक्स्ट सेशन को शुरू होने से पहले। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।